Good morning, all of you. Yesterday we studied about sickle cell anemia and hemophilia. थोड़े क्रॉसेस भी हमने देखे थे. ये वाला देख लिया था या नहीं देखा था? ये देख लिया. ओके, ये वाला भी, ये वाला भी. नहीं, हमने है ना हीमोफीलिया के क्रॉसेस पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया के नहीं पढ़े थे. एम आई राइट चिल्ड्रन? मैम ये जो रेड ब्लड सेल्स और सिकल सेल्स वाला जो डायग्राम था ना वो वो आपने हो गया समझाया. था. हमने इतना बताया था कि सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट, और हमने ये भी बताया था कि उसमें अगर दोनों जीन डिफेक्टिव है, HBS SBS HBS, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप के हो जाएंगे. और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है. एम आई राइट? ये बाकी था. ठीक है, आई थिंक वी हैव नॉट वर्कड आउट दिस क्रॉसेस. चलो फटाफट से कर लेते हैं. तो यहाँ पे फादर इज विथ सिकल सेल ट्रेट. अब यहाँ पे देखो, फादर में सिकल सेल ट्रेट है, तो ये क्या होना चाहिए? क्योंकि ये रेसेसिव है, ये कैसा होना चाहिए? अब इसमें XY तो आएगा ही नहीं, करेक्ट. ये गलती मत करना. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ऑटोजोम, है ना. तो जो फादर का ऑटोजोम है वो दोनों ही डिफेक्टेड होने चाहिए, तब जाके उसको सिकल सेल एनीमिया होगा. सो दिस इज फादर. यस मैम स्लाइड शो नहीं दिख रहा है. स्लाइड शो नहीं दिख रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट. थैंक्स फॉर टेलिंग मी. अभी दिख रहा है क्या? यस मैम. ओके, तो यहाँ पे देखो, फादर इज ऑल्सो विथ सिकल सेल ट्रेट एंड मदर इज ऑल्सो विथ सिकल सेल ट्रेट. अब जो डायग्राम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये करियर है, क्योंकि देखो आधा ब्लू दिखाया, आधा ब्राउन दिखाया है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है फादर विथ सिकल सेल ट्रेट. तो हम क्या करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं. तो क्योंकि ये ऑटोजोम्स हैं, मैं यहाँ पे फादर बनाती हूँ, और लेटस अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि फादर इज अ कैरियर. ठीक है, मैं ये डायग्राम देखकर ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि फादर इज अ कैरियर. मदर के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ. सो लेटस से मदर इज ऑल्सो अ कैरियर. So mother over here is also a career. So what do you have actually? You have something like this. यहाँ पे एक defective gene और यहाँ पे भी, because father is career, you have one defective gene. Crosses कैसे बनेंगे? तो ये तो हो जाएगा normal, ये हो जाएगा carrier, ये भी हो जाएगा carrier, और ये हो जाएगा affected. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ चाइल्ड ही बोलेंगे. यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल है. पर कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीटली हेल्दी हो? बताइए, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 25%. करेक्ट, 25%. कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज्ड हो? डिजीज्ड वाला कौन सा है? ये वाला है, सॉरी. तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजीज्ड होगा? 25%. करेक्ट, 25%. और कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो कैरियर होगा? 50%. 50%. तो ये 25 और ये 25 दोनों सेम ही है, इनको ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 50%. तो अब ये प्रूव हो गया, कंफर्म हो गया कि मदर और फादर दोनों कैरियर थे. ये क्रॉस समझ में आया बच्चों? यस मैम. चलो नेक्स्ट पे जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है क्या? यस मैम. अब ये सेम ही चीज है जो हमने पढ़ा ना अभी, सेम ही क्रॉस है ये, हाँ या ना? यस और नो? फटाफट बताओ. तो इसको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट मेंडेलियन डिजीज इज फिनाइल कीटोन यूरिया. तो ये भी कैसा है? दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया था. तो अभी एक अगर मैं ओवरव्यू फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं?
हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। कौन से 2 टाइप्स के होते हैं जल्दी से बता दो। पेडिग्री एनालिसिस एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसमें हमने क्या क्या पढ़े, 2 तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा एक्स लिंक्ड, देखो वाई लिंक्ड भी होते हैं पर आपको वाई लिंक सिलेबस में है नहीं, और दूसरे होते हैं ऑटोजोमल। अब ये दोनों ही रेसेसिव हैं, डोमिनेंट वाले एक भी है ही नहीं। एक्स लिंक्ड कौन सा था जल्दी से बताओ। कलर ब्लाइंडनेस अबे एक्स और लिंक्ड पूछ रही हूँ मैं, हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड कौन सा था। हीमोफीलिया। और ऑटोसोमल कौन से थे, 2 पढ़े आपने। मैं ही दे सिकल दूं क्या सेल बोर्ड एनीमिया एग्जाम। ना। सिकल सेल एनीमिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन आ गया आपका कि कहाँ कौन सी कैटेगरी में क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया की। स्लाइड दिख रही है क्या। यस मैम। तो फिनाइल कीटोन यूरिया कैसा डिसऑर्डर है, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। बहुत ही सिंपल है, फ्लोचार्ट के साथ याद रखना, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। सिम्टम्स क्या है, एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन होगी तो क्या होगा, आपकी स्किन पिंक पिंक दिखेगी, एकदम जैसी वो यूरोपियंस की होती है ना वैसी, और सुपर सेंसिटिव होगी सनलाइट को, सनबर्न हो जाएगा तुरंत। एक्साइमा इज हैविंग अ ड्राई स्किन, एक्साइमा स्किन डिसऑर्डर है। इतना क्लियर। यस मैम। ठीक है, अब हो क्यों रहा है, बायोकेमिकल अंडरलाइन कॉज क्या है। जो बंदे होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, होमोजाइगस रेसेसिव मतलब दोनों डिफेक्टेड वाले जीन आ गए, उसमें कौन सा एंजाइम नहीं होगा, आप बताइए कौन सा एंजाइम नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। करेक्ट, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, इतनी एनर्जी बचा के क्या करोगे मुझे ये बता दो, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। So the homozygous recessive individual, they will lack an enzyme known as phenylalanine hydroxylase। क्या करता है ये phenylalanine hydroxylase, कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज करता है, फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो इसको रिपीट कर लेते हैं हम, फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव है, अगर ये एंजाइम ठीक से नहीं बना तो फिनाइलएलेनिन एक्यूमुलेट होता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसअमाइनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में। क्लियर इतनी बात। राइट शो दिख रहा है मेरा। यस मैम। रेयर डिजीज है ये फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PKU। कितने लोगों में होता है, 1 in every 10 to 20,000 बर्ड्स। अब वो जो फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, फेयर स्किन बन रही है क्योंकि पिगमेंटेशन ही नहीं है। और ये जो डिफेक्ट है ये कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट लिवर एंड किडनीज। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिनाइल पाइरुविक एसिड, वो जो फिनाइल एलेनिन इकट्ठा हुआ था उसको कन्वर्ट होना चाहिए था टायरोसिन में, पर ये तो हो नहीं पाया। तो अब वो जो फिनाइल एलेनिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कीटो एसिड में। थोड़ा सा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का अपना जो नॉलेज है उसको रिवाइज करो। कीटो एसिड का एग्जांपल क्या है, पाइरुविक एसिड। 11th में एक चैप्टर है जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है ये। तो ये पाइरुवेट क्या है, ये कीटो एसिड है। क्यों कीटो एसिड, क्योंकि उसमें ये वाला कीटोन ग्रुप है। तो अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्लियर। यस।
Yes, ma'am. तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कीटो एसिड्स बढ़ गए, जैसे फिनाइल पाइरुविक एसिड, जो कि मेंटल रिटार्डेशन या तो फिर हाइपोपिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉस देख लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो मेल है वो करियर है, जो फीमेल है वो नॉन करियर है। फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे XY क्रोमोसोम का कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम जब क्रॉसेस बनाएंगे तो उसमें XY नहीं लिखेंगे, हम AA लिखेंगे। तो हमारे पास 2 ऑटोजोम्स थे। फिर से देख लेते हैं कौन करियर था कौन करियर नहीं था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतना ही है कि एक कैरियर है एक नॉन कैरियर है, फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है। सो वन इज करियर एंड वन इज नॉट द करियर। कैसा क्रॉस बनेगा देखो, मैं कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना। अब मुझे बताओ, क्या कोई भी डिजीज्ड होगा? No. पॉसिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड कितनी है? 0%। पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटली हेल्दी अनअफेक्टेड जिसको बोलेंगे कितनी है? 50%. 50%. 50%। और पॉसिबिलिटी ऑफ कैरियर कितनी है? 50%. 50%। देखें सेम ही चीज शायद यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर कितने? 50%। नॉन कैरियर कितने? 50%। अफेक्टेड कितने? 0। समझ में आ गई बात बच्चों? Yes, sir. चलो अब तो आप लोग फटाफट से खुद ही क्रॉस बना लोगे। अब जो दूसरा क्रॉस है, यहाँ पे मैं ये सब रब कर देती हूँ। दोनों कैरियर हैं। जब दोनों कैरियर हैं तब क्या हो जाता है? तो देखो ये दोनों कैरियर है, तो अब इन दोनों का अफेक्टेड हो गया, इन दोनों का करियर हो गया। ये अफेक्टेड और ये करियर। अब मुझे बताओ अफेक्टेड कितने हैं? 50%. 50. श्योर है? 25. हाँ 25%। सिर्फ यही अफेक्टेड है, रेसेसिव ट्रेट है ना। अनअफेक्टेड कितने हैं? मैम 0. यहाँ पे लास्ट वाला AA होगा सिर्फ। आपने हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, ये वाला होगा। तो अनअफेक्टेड कितने हो गए अब? 25. 25%. और कैरियर कितने हो गए? 50%. 50%. करेक्ट। सेम चीज दिखनी चाहिए आपको यहाँ पे भी। सो नॉन करियर इज 25%, कैरियर इज 50% और अफेक्टेड है 25%। अभी तो ये बहुत आसान लग रहा है, जब नीट के क्वेश्चंस में आएगा तभी भी इतना ही आसान लगना चाहिए। बस इसमें कंफ्यूज मत होना कि ऑटोजोम है या कि सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये भी मैं आपको याद दिला दूं, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर हमने अभी पढ़ा ही नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो फर्क क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में खाली एक ही जीन अफेक्टेड था, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम में गड़बड़ है, ठीक है। जीन वॉज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईदर यू हैव एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो पहले ये तो पता कर ले कि नॉर्मल क्या है। तो ह्यूमंस के लिए नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है बताइए? 23. चौहान सही जा रहे हो, बोलो। 23. So it is 23 pairs. तो that is 46 क्रोमोसोम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 22 pairs of autosomes plus XX या तो XY, या तो मैं सीधा सीधा लिख दूं कि भाई 44 ऑटोजोम्स हैं प्लस या तो XX है या तो XY है। अब अगर इससे ज्यादा या इससे कुछ कम हो गया, 46 से कम हो गए, या तो 45 क्रोमोसोम हो गए, या तो 44 हो गए, या तो 47 हो गए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है। क्लियर? Yes, ma'am. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आप एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं,
या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया या तो एक क्रोमोसोम कम हो गया। यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी में आप सेट की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास 23 पेयर्स थी, तो अब या तो हमारे पास 24 पेयर्स हो गई या तो हमारे पास 22 पेयर हो गई। तो दो दो की चीजें में गड़बड़ हो रही है। द डिफेक्ट लाइज इन द मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ पे इट में लाई इन द मल्टीपल ऑफ 1। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes. तो फिर से मुझे हेल्प करो जरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर वाला जो फ्लोचार्ट था वो बनाने में, क्योंकि बार बार हमको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जल्दी जल्दी बता दो कितने तरह के। मेंडेलियन डिसऑर्डर, Chromosome. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये ना मेंडेलियन को बाद में देखेंगे, लास्ट में उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे कौन से दो तरह के? एन्यूप्लॉइडी, Polyploidy. और पॉलीप्लॉइडी, पॉली। पॉलीप्लॉइडी। डेफिनेशंस आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम में देयर इज एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अब मुझे बताओ, अगर एक ही क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी है तो ये एन्यूप्लॉइडी हुआ या पॉलीप्लॉइडी हुआ? Aneuploidy. एनीप्लॉइडी। वेरी गुड, ये Aneuploidy। एन्यूप्लॉइडी हुआ। तो मैं अपना फ्लो चार्ट यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे एक आएगा डाउन सिंड्रोम, और जिसमें क्या हो गया है, जिसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है। सो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और देखते हैं क्या है इसमें। सो डाउन सिंड्रोम में एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, बिल्कुल रट जाना चाहिए, ये कभी भी इसको भूलना नहीं है नींद में। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम, जहां पे ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है। जिसमें भी ये ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम है, क्या सिम्टम्स दिखेंगे आपको? द इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, आपकी हाइट कम होगी, विथ अ स्मॉल राउंड हेड, बोलते हैं ना सर बड़ा सरदार का, नॉट विलिंग टू ऑफेंड एनीबडी एट ऑल, पर जो बड़े सर वाले होते हैं उनका दिमाग अंदर से खाली होता है। तो स्मॉल राउंड हेड। अपने आप को शीशे में देखते जाना, जैसे जैसे मैं सिम्टम्स बता रही हूँ। अपनी हाइट चेक करो, अपने हेड का शेप चेंज तो नहीं कर सकते, चेक करो। ये वाला एकदम सही है, जीभ निकाल के देख लो कहीं किसी की फरोड टंग तो नहीं है। सो फरोड टंग, फरोड टंग का मतलब क्या होता है? देखो जनरली आपकी टंग, आई एम सॉरी, जनरली आपकी टंग का शेप ऐसा होता है। आई एम श्योर सबकी बहुत लंबी लंबी जबान है, खाली यही नहीं खुल रही है। तो वो कैसी हो जाएगी? वो ऐसी हो जाएगी। फरोड टंग विल लुक समथिंग लाइक दिस। पार्शियली ओपन माउथ, कौन कौन है जो मुंह खुला रख के सोता है? सच्ची सच्ची बता दो, तुम्हारा कैरियोटाइपिंग करवाना है मुझे। So partially open mouth is also one of the symptom. Palm is broad with characteristic palm crease. इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें भी दिखा दूंगी मैं, ठीक है? अगर इसमें इमेज नहीं आया तो मैं गूगल से दिखा दूंगी। तो अपना पाम भी एक बार चेक कर लेना कि ब्रॉड और ऐसा स्क्वायर टाइप्स होगा, और उसमें एक लकीर होती है कैरेक्टरिस्टिक, एकदम टिपिकल वाली, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ही होती है, जिसको बोलते हैं पाम क्रीज। दिखाती हूँ अभी कैसे दिखती है। बाकी ये वाला तो सारे स्टूडेंट्स में कॉमन ही लगता है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, मैं मजाक कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है? साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। साइकोमोटर, आप किसी भी चीज को कैसे पकड़ते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल डेवलपमेंट। देखो आप पैदा होते ही लिखने नहीं लग जाते हो ना, पहले क्या करते हो? पहले सिर्फ घसीटे मारते हो पेपर में। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे आप लिखना सीखते हो, ड्रॉ करना सीखते हो, फाइन मोटर स्किल्स जिसको बोलते हैं ना, वो सीखते हो। तो जो लोग आर्टिस्ट होते हैं,
जो पेंट कर सकते हैं, जो पॉटरी बना सकते हैं, जो स्कल्पचर बना सकते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोमोटर स्किल्स बहुत अच्छी है और उसके लिए उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सेम इज एप्लीकेबल टू म्यूजिशियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही इंटेलिजेंट होते हैं। म्यूजिशियंस आर वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि उनकी साइकोमोटर स्किल्स बहुत अच्छी है और वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट। समझ में आ गई बात? Yes. Yes, Yes. ma'am. यस मैम। नॉर्मल होना चाहिए था 46 प्लस XY इन मेल और 46 प्लस XX इन फीमेल। पर क्योंकि अरे क्या बकवास कर रही हूँ मैं, 44 होना चाहिए था। इसको क्या होना चाहिए था? कोई मुझे करेक्ट भी नहीं करता है। मैं जो भी बकवास पढ़ाए जा रही हूँ आप लोग पढ़े जा रहे हैं। तो ये होना चाहिए था 44 प्लस XY, ये होना चाहिए था 44 प्लस XX अगर ये नॉर्मल होता तो। बट क्योंकि 21st क्रोमोसोम 2 की जगह कितने आ गए? 3 आ गए। तो फिर ये 44 की जगह कितना हो गया? ये 44 की जगह हो गया 45। Am I making myself clear? Yes, Yes. ma'am. यस ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फिर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कैरियोटाइप है। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि कैरियोटाइप क्या होता है? व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइपिंग एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, आपका जो न्यूक्लियस है उस पे फोकस करते हैं। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे क्रोमोसोम्स की पिक्चर लेते हैं और वो पिक्चर में से जो आपके ये दिखते हैं, क्रोमोसोम्स दिखते हैं, उसका फोटोग्राफ लेते हैं और सारे क्रोमोसोम्स को कट करते हैं। जैसे आपने एक पिक्चर ले लिया और उसमें से ऑब्जेक्ट्स को, क्रोमोसोम्स, उसमें से ऑब्जेक्ट्स को आपने कट कर लिया और फिर हम उसको अरेंज करते हैं और देखते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और वो किस तरह के हैं। और अरेंजमेंट के बाद जो सामने आता है उसको बोलते हैं karyotyping. The technique is actually known as karyotyping and this is known as karyotype. तो यहाँ पे देखो बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सो क्या नॉर्मल है यहाँ पे? फर्स्ट क्रोमोसोम 2, सेकंड 2, थर्ड 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये है XY तो ये मेल है और 22 भी नॉर्मल। सबकी डिप्लॉइड कंडीशन है। तकलीफ कहाँ आई? यहाँ आई। 21st क्रोमोसोम में डिप्लॉइडी की जगह क्या हो गया है? ये ट्रिप्लॉइड हो गया है। तो जब आप कैरियोटाइप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ है। पता चला बच्चों? Yes. Yes. अच्छा, ये यस मैम। टाइप कब देखोगे? एज अ मदर, एज अ पेरेंट, ये कैरियोटाइप कब देखोगे? ये कैरियोटाइप अगर आपको कुछ शक हो रहा है, देखो जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर्स बार बार सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि हेड का डायामीटर कितना बढ़ा, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है। अब अंदर आप कोई साइकोमोटर स्किल्स तो देख नहीं सकते हो, आप खाली हेड का डायामीटर देख सकते हो। पर और एक चीज है जिससे आप एकदम श्योर शॉट पता लगा सकते हो कि बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला है या नहीं। तो एक टेक्निक है जिससे आप उस वक्त भी, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी के पहले भी आप पता लगा सकते हो कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है। बताओ कौन सी टेक्निक है ये? पढ़ी है आपने? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला जो चैप्टर था उसमें एक टेक्निक पढ़ी थी आपने, जिससे आपको पार्च्यूरेशन या तो डिलीवरी के पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे के कैरियोटाइप में कोई डिफेक्ट है या नहीं है। वो टेक्निक का नाम आप ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। एमनियोसेंटेसिस। वेरी गुड। कौन बोला? हरिप्रिया। वेरी गुड। एमनियोसेंटेसिस। इससे आप क्या करेंगे? इससे आप थोड़ा सा फ्लूइड निकालेंगे और फिर आप देखेंगे वो फ्लूइड में कैरियोटाइपिंग करके कि भाई सारे क्रोमोसोम्स ठीक ठाक हैं या नहीं है।
अगर उस वक्त कैरियोटाइप में पता चल गया कि 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है मोस्टली, तो आप क्या करेंगे, आप वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उसको अबॉर्ट कर देंगे। 4 मंथ्स तक ही ये सेफ होता है, बट आई पर्सनली नो ऑफ द केसेस जहाँ पे 6 मंथ्स में कैरियोटाइपिंग किया और पता चल गया कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो प्रेगनेंसी को वहीं पे रोक दिया गया। क्योंकि ऐसे बच्चे जब वो व्हेन दे आर गिवन बर्थ दे माइट नॉट सर्वाइव लॉन्गर। समझ में आ गई बात? यस मैम। तो थोड़ा बायोलॉजी का नॉलेज Yes. अपनी रियल लाइफ में यूज करना। जब शादी करोगे तो बीवी को खाना बनाना आता है या नहीं वो बाद में पूछना, पहले पूछना कि तुम करियर तो नहीं हो किसी मेंडेलियन डिसऑर्डर की। और when you conceive you have to once check, वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है पर एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? ओके, this is the same karyotype that you see but a rather very colorful picture, अलग अलग जीन्स, अलग अलग मैपिंग उसका यहाँ पे दिखाया। ये रही पाम क्रीज। तो भाई सब लोग अपने अपने पाम चेक कर लो। नॉर्मली ये कैसी होती है, डिफरेंस देखो। नॉर्मली यहाँ पे आपकी 2 लाइन है, कौन सी लाइन है वो तो पता नहीं, ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं, पर ये वाली लाइन देखो पूरी ऐसे जा रही है। तो थोड़ा सा अपना हाथ सिकुड़ के देखना कि आपके पास ऐसी कोई पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, अगर है तो एक बार कैरियोटाइपिंग करवा लो। और ये भी पूछ लेना मेंटली रिटार्डेड तो नहीं हो। तो सब ठीक ठाक है भाई सबका? आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। यस मैम, सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है, चलो बढ़िया। फिर तो बस यस, नॉर्मल ही हूँ मैं तो। चलो, एक बंदा तो नॉर्मल है। यहाँ पे देखो पाम क्रीज का फोटोग्राफ दिखाया हुआ है, कैन यू सी दिस वन? यस मैम। है ना? सो दैट इज डाउन सिंड्रोम। ओके, फरोड टंग दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है पर ठीक से दिख नहीं रही है। कि बच्चे का कोई नाक पोछो प्लीज। Then next is Klinefelter's syndrome. So this is also a chromosomal disorder. यहाँ पे क्या होता है, caused by XXX genotype. Important points को underline करेंगे, XXY genotype. Normally क्या होना चाहिए, या तो XX होना चाहिए या तो XY होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X